Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jayaprakash University, छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 इतिहास सब्सिडरी विषय के लिए एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना जो 1206 से 90 ईस्वी के मध्य का काल है, उसमें उसके इतिहास में बलबन के विषय में जानेंगे। क्योंकि इस जो काल में दो शासकों के विषय में ही विशेष रूप से चर्चा करनी है, इल्तुतमिश और बलबन, तो आज हम लोग बलबन के विषय में चर्चा करेंगे। बलबन का बचपन का नाम बहाउद्दीन था। वह इलबरी जनजाति के बलबनी वंश का था। हालांकि यहाँ वह जब अपने राजत्व की स्थापना किया तो अपने आप को अफरसियाब वंश का, जो फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरसियाब वंश है, उसका घोषित किया था। तो हम देखते हैं कि इलबरी जनजाति के जो कबीले के मुखिया थे, इसके पिता और पितामह, उनके घर में इसका जन्म हुआ था और ये समृद्ध और संभ्रांत परिवार का था। लेकिन मंगोल आक्रमण जब हुए तो उसमें इसको पकड़ लिया गया और इसे लाकर दासों के बाजार में बेच दिया गया। तो इसी खरीद बेच के क्रम में हम देखते हैं कि एक नाम आता है जमालुद्दीन बसरी, इसको खरीद लिया था। और 1233 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश ग्वालियर का विजय अभियान करके आ रहा था, तो जमालुद्दीन बसरी से ही इसको खरीदा था और अपने तुर्काने चिहलगानी में स्थान दे दिया था। फिर हम देखते हैं कि यह अपने योग्यता, प्रतिभा, सैन्य कुशलता इत्यादि के कारण प्रशासनिक पदों में निरंतर बढ़ते जा रहा था। रजिया के शासनकाल में इसे अमीर ए शिकार का पद मिला। फिर यह षड्यंत्र में भाग लिया और बहराम शाह का समर्थक बन गया। तो बहराम शाह जब सुल्तान बना तो इसको अमीर ए शिकार का पद दिया। फिर यह बहराम शाह के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हुआ और मसूद शाह, जिसका अलाउद्दीन मसूद शाह का सहयोगी बन गया, तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने इसे अमीर ए हाजिब का पद दिया और जो हासिल था उसका सूबेदार बना दिया। फिर हम देखते हैं कि मसूद शाह के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हुआ और नासिरुद्दीन महमूद का सहयोगी बन गया। तो जब नासिरुद्दीन महमूद शासक बना तो इसको उल्लू खां की उपाधि दिया और इसे नायब ममलिकात का पद दे दिया। इस प्रकार इसका पद निरंतर बढ़ते चला गया और यह एक शासन के सर्वोच्च पद पर पहुंच गया। और इसने एक यहाँ चालाकी की कि अपने पुत्री, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया। इस प्रकार एक संबंध विकसित करके इसने पूरे जो दिल्ली सल्तनत का शासन है उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर हम देखते हैं कि जब ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है तो गियासुद्दीन बलबन के नाम से अपने आप को विभूषित करता है। जब सुल्तान बन गया तो इसके समझ बहुत ही सारी कठिनाइयाँ उपस्थित हो गईं। क्यों? क्योंकि वह स्वयं सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए, उसके विरुद्ध स्वयं षड्यंत्र में भाग लिया करता था। और ये जो तुर्काने चिहलगानी 40 सरदारों का दल था, उसका स्वयं सदस्य रह के षड्यंत्र इत्यादि करता था। और इन बीचों में कई सुल्तानों को हम देख रहे हैं कि कई सुल्तान आए और गए। इससे राजकीय पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को धक्का लगा। जन सामान्य में जो दिल्ली सल्तनत है, इसके प्रति व्यवहार में हमें बहुत ही विक्षोभ देखने को मिलता है। जन सामान्य में अराजकता का वातावरण था। जो सरदार थे, जो इक्तेदार थे, जो अन्य राजपूत और भारतीय जमींदार और प्रशासक वर्ग था, वह भी लूट खसोट में लगा हुआ था और वह किसी तरह दिल्ली सल्तनत को हटा के पुनः भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इन्हीं सब समस्याओं के बीच मंगोल आक्रमणों का भी भय बना रहता था। तो इन सब समस्याओं को हल करने में के लिए बलबन ने एक जो नवीन नीति अपनाई, वह नीति थी लौह एवं रक्त की नीति। और इसी को प्रतिपादित करते हुए वह आपने बहुत सारे सुधार कार्य किए। तो एक एक करके हम उसके जो नीतियाँ थीं
वो हम देखते हैं कि वह अपने जो कठिनाइयों को विजय पाने के लिए उसने विजय या साम्राज्य विस्तार की नीति को न लागू करके अपने आंतरिक संगठन को सुधारने पर बल दिया और इसी के तहत एक एक सुधार कार्य किए। तो जो उसका पहला सुधार कार्य है कि तुर्कानी चिहलगानी का दमन, यानी 40 सरदारों का जो दल था जिसका वह स्वयं सदस्य रह चुका था और इनके षड्यंत्रों से बहुत अच्छी तरह से उसका परिचय था, इसलिए इसने कठोरतापूर्वक जो तुर्कानी चिहलगानी के सरदार थे इनका दमन किया। उसी में हम एक प्रसंग देखते हैं कि एक उसका जो बदायूं का इक्तेदार है मलिक बकबक, उसको इसने जनसाधारण के सामने कोड़े से पीटा था, और क्योंकि इसने एक व्यक्ति को कोड़े से पीट के मार दिया था, इसी के दंड स्वरूप वह इसको दंड दिया था। इस तरह हम देखते हैं कि वह किसी को विष देके, अपने भाई शेर खां को विष देके मरवा दिया, जो कि जो पश्चिमोत्तर जो सीमा प्रांत है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, उसका एक कुशल प्रबंधनकर्ता के रूप में उभर रहा था। फिर अन्य जो हैबत खां है या इत्यादि बहुत सारे सरदारों को कटवा दिया, मरवा दिया या विष देके मार दिया और उसको इस 40 तुर्कानी चिहलगानी को समाप्त कर दिया। फिर इसने राजत्व सिद्धांत की स्थापना की, स्वयं यह अपने को अफरासिया वंश का घोषित किया और राजत्व की स्थापना हेतु इसने फारसी मॉडल या सिद्धांत को अपनाया, जो ईरान के सासानी वंश के शासक थे उनका अनुकरण करते हुए यह राज दरबार में बहुत सारे पद्धतियों को लागू किया और बहुत सारे पदवियों इत्यादि को ग्रहण किया। तो हम देखते हैं इसी क्रम में वह अपने आप को जिल्ली इल्लाह या अल्लाह यानी ईश्वर की छाया घोषित करता है। फिर एक जगह देखते हैं कि वह अपने को नियाबते खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को घोषित करता है। इन जो पदवियां हैं इनको ग्रहण करने के पीछे उसका एक निहित मतलब था, क्योंकि ईश्वर की छाया घोषित करके यानी जिल्ले अल्लाह कह के वह अपने आप को अल्लाह और उसके पैगंबर के बाद का स्थान देता है, और ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित करके वह कहता है कि सुल्तान का स्थान ईश्वर के तुरंत बाद है। स्वयं बलबन यह कहता है कि सुल्तान ईश्वर की प्रेरणा और शक्ति के दया के कारण ही वह शासन करता है, और सुल्तान का अमीरों व जनता इत्यादि का को विरोध नहीं करना चाहिए सुल्तान का, और सुल्तान के कही हुई बातों को मानना चाहिए, क्योंकि सुल्तान जो है जन सामान्य से अलग है, वह ईश्वरीय प्रेरणा और शक्ति से प्रतिष्ठित है। इसलिए पूरे जन सामान्य और सरदारों को सुल्तान का आदर करना चाहिए। इस प्रकार वह अपने जो राजस्व सिद्धांत में ईश्वरीय तत्व को समाहित करते हुए सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास करता है। सुल्तान निरंकुश शासन में विश्वास करता था, सुल्तान बलबन निरंकुश शासन में विश्वास करता था, और वह अपने पुत्र को एक बार कुछ प्रसंग में कह रहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। और फिर एक जगह हम प्रसंग देखते हैं कि वह कहता है कि ईश्वर एक व्यक्ति को सुल्तान इसलिए बनाता है क्योंकि वह प्रजा का कल्याण करे और अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करे। इस तरह उसके देखते हैं कि वह निरंकुश शासन में विश्वास करता था और जन कल्याणकारी कार्यों में भी उसकी अपनी आस्था थी। उसके राजस्व सिद्धांत का वर्णन जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वसीयतनामा में किया है और इसको सर्वोच्च स्थान देता है, और वह मानता है कि सुल्तान जनता के भलाई हेतु ही एक निरंकुश शासन की स्थापना करता है। सुल्तान अपने राज दरबार में ईरानी पद्धति को लागू करते हुए सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रचलन करवाया। सिजदा में झुक के सलाम किया जाता है, तो पैबोस में सुल्तान के कदम चूमे जाते हैं राज दरबार में। फिर देखते हैं कि ईरानी त्यौहार जो नवरोज है उसे दरबार में प्रचलित करने का श्रेय सुल्तान बलबन को जाता है। हम देखते हैं कि सुल्तान ईरानी पद्धति पे आगे बढ़ते हुए राज दरबार में एक भय का वातावरण बनाया, एक शिष्टाचार का वातावरण निर्मित किया। सबको एक निश्चित वेश
भूषा में आना होता था, एक निश्चित वेशभूषा का कोड था। राज दरबार में या कभी भी सभा इत्यादि में संगीत, मद्यपान इत्यादि का विभिन्न आयोजनों का निषेध कर दिया। राज दरबार में कोई हंस नहीं सकता था, किसी तरह का हंसी ठिठोली नहीं होता था। राज दरबार में सब कुछ व्यक्तियों को छोड़ के सबको खड़े रहना पड़ता था और सुल्तान के अंगरक्षक नंगी तलवार लिए खड़े रहते थे और सुल्तान स्वयं एक निश्चित वस्त्र धारण करके ही राज दरबार में आता था और राज दरबार में किसी तरह के मनोभावनाओं को व्यक्त नहीं करता था, केवल राजकार्य से संबंधित कार्य किए जाते थे और इसमें केवल वजीर ही सुल्तान से वार्तालाप कर सकता था। इस तरह उसने राज दरबार में एक पूरी संहिता तैयार करा दी और सुल्तान की प्रतिष्ठा को इस तरह स्थापित किया कि जो अमीर हैं, सरदार हैं या जनता है, उसमें राज दरबार और दिल्ली सल्तनत और सुल्तान के प्रति एक प्रेम, भय और एक आदर का भाव विकसित हो सका। इस प्रकार देखते हैं कि लौ और रक्त की नीति और निरंकुशता का जो वह प्रतिपादन करते हुए राजत्व को एक सुदृढ़ आधार प्रदान कर दिया। हम इसी प्रसंग में देखते हैं कि जब उसके जो कहीं राज दरबार से वह बाहर जाता था तो उसके अंगरक्षक जो नंगी तलवार लेके चलते थे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह का उद्घोष करते हुए चलते थे। इससे राज दरबार, राजा और दिल्ली सल्तनत के लिए जनता में एक अलग तरह का भाव विकसित हो गया जो सम्मान और भय दोनों का रहा। फिर हम देखते हैं कि जो अपने राजस्व सिद्धांत की स्थापना में जो सुल्तान बलबन है वह कहता है कि मैं जब भी किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। इसका वर्णन बर्नी ने किया है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है जो सुल्तान है निम्न कुल के व्यक्तियों से घृणा करता था और वह सभी निम्न कुल के जो अधिकारी थे उनको पदच्युत कर दिया और कुलीन वर्गों को शासन में स्थान दिया। इस प्रकार वह द्वैत का भी भाव रखा कि कुलीन और अकुलीन दो वर्गों में बांट कर देखा और कई व्यापारी इत्यादि से वह इसलिए नहीं मिला करता था कि वह निम्न कुल के थे। तो इस तरह वह अपने राजत्व में एक कुलीनता स्थापित कर दिया था। फिर उसके एक अन्य सुधार कार्य को हम देखते हैं कि गुप्तचर व्यवस्था में एक बरीद मुमालिक विभाग की स्थापना किया जो एक गुप्तचर विभाग था और इसमें बरीद नामक अधिकारी को नियुक्त की और अपने राज्य के जन समान अधिकारियों इत्यादि के सूचनाओं के माध्यम से जो ये गुप्तचर थे जो सूचना देते थे उसके माध्यम से अपने राज्य कार्य को संचालित करता था। उसका जो एक प्रमुख सुधार था सैन्य सुधार था। प्रथम सुल्तान था जिसने दीवाने आरिज सैन्य विभाग, जो दीवाने आरिज था सैन्य विभाग था, का गठन किया। सैनिकों के भर्ती इत्यादि की व्यवस्था की, उनके वेतन भत्ता प्रशिक्षण का स्वयं व्यवस्था किया। वह सेना में वृद्धि कर दिया, सेना को नगद वेतन दिया। जो सैनिकों की विधवा थी उनको, उनके पुत्रों को भरण पोषण के लिए भत्ता की व्यवस्था की। तो इस तरह हम देखते हैं कि उसने सैन्य क्षेत्र में एक व्यापक सुधार किया और यह व्यापक सुधार जो है उसका अर्ध जो नागरिक और अर्ध सैनिक नीति पर आधारित था, क्योंकि वह जो अपने सेनाओं से अर्ध प्रशासनिक कार्य भी लेता रहा था। इसके कारण इसको अर्ध नागरिक अर्ध सैनिक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाला भी माना जाता है। फिर उसके इस सैन्य व्यवस्था के कारण ही हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत को मंगोल इत्यादि आक्रमणों से रक्षा हो सका था। वह ऐसा सुल्तान था कि जिसने अपने एक अन्य सुधार कार्य जो कि उसके मंगोल समस्या, जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की समस्या थी, उसको भी उसने बहुत ही उचित ढंग से व्यवस्थित किया, क्योंकि वह अपने इस क्षेत्र में किलों का एक श्रृंखला भी बनवा दिया, एक पूरी कतार लगा दी किलों की, जो लाहौर, मुल्तान,
दीपालपुर, सुमन, समाना, ऊंच इत्यादि के जो क्षेत्र थे, इसमें पूरे किलों का एक श्रृंखला बना दिया और इसको दो भागों में बांट दिया। एक भाग जो लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर था, उसको अपने पुत्र बुगरा खां को के संरक्षण में नियुक्त कर दिया, और एक जो दूसरा क्षेत्र था सुमन, समाना, ऊंच, वहाँ अपने सबसे बड़े पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी भी था शहजादा मोहम्मद को नियुक्त किया। फिर हम देखते हैं कि आगे चल के बुगरा खां की बंगाल का सूबेदार बन जाता है, तो शहजादा मोहम्मद ही इस पूरे क्षेत्र की का कार्यभार मुल्तान को केंद्र बना के देखता है। इस क्षेत्र में किलों की एक श्रृंखला निर्मित की गई और एक बड़ी सेना रखी गई इन क्षेत्रों में। फिर भी हम देखते हैं कि मंगोल आक्रमण में उसका पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा जाता है, जिससे सुल्तान की जो व्यवस्थाएं थी उसमें हमें लगता है कि कहीं कमी है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि मंगोल जो आक्रमणकारी थे वह निरंतर आक्रमण करते रहते थे, कभी कभी ज़्यादा सैन्य बल लेकर आक्रमण करते थे, तो इसको रोकने में वह सफलता पाया। और किसी एक आक्रमण में उसके पुत्र की मृत्यु होती, वो तो साम्राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति थी, दिल्ली सल्तनत के लिए अपूर्णीय क्षति थी। और हम इसी के कारण देखते हैं कि 1287 ईस्वी में इसी अपने पुत्र के मृत्यु के बाद वह अपने छोटे जो पुत्र बुगरा खां पे विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि वह आलसी और लापरवाह था, और इसके मृत्यु के बाद उसको अपने वहाँ बुलाया भी, दिल्ली में बुलाया रखा, लेकिन वह पुनः किसी बहाना इत्यादि को लेकर चला गया बंगाल। तो शहजादा मोहम्मद के पुत्र जो कैखुसरो है उसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है और 1287 ईस्वी में इसका देहांत हो जाता है। अपनी जो आंतरिक व्यवस्था जो स्थापित किया, इसमें वो आंतरिक विद्रोहों को जो बहुत सारे सुधार कार्य किए, उसी में बहुत सारे विद्रोह को भी वह अपने शासन के शुरुआत में ही नियंत्रित किया, जिसमें हम देखते हैं कि दिल्ली का जो क्षेत्र था उसमें मेवातियों का विद्रोह हुआ करता था, गंगा यमुना का जो दोआब है उसमें विद्रोह हुए थे, अवध जाने वाले मार्ग में विद्रोह थे, कटेहर इत्यादि क्षेत्रों में विद्रोह थे। इन सभी विद्रोह को कठोरता से उसने दबा दिया और वह अपने जीवन का एकमात्र जो सैन्य अभियान ले गया वह बंगाल का था। वह 1287 ईस्वी में इस सैन्य अभियान को ले गया, क्योंकि तातार खां जो था शुरुआत में जब ये सुल्तान बना तो उसने अधिकता स्वीकार कर ली थी, लेकिन जब तुगरिल खां आया तो वह अपने आपको मुगुसुद्दीन उपाधि ग्रहण करके सुल्तान घोषित कर दिया, और जो इसी को दंड देने हेतु वह गया 1280-81 ईस्वी में अपना अभियान लेके गया था। सॉरी 87 नहीं है, 1287 नहीं, 1280-81 है, और तुगरिल खां का गर्दन काट लिया और 2 किलोमीटर जो मंडी था वहाँ का लखनौती का, बंगाल की राजधानी थी लखनौती, वहाँ 2 किलोमीटर तख्ते पे व्यक्तियों को उनकी हत्या करके और तो कील से ठोकवा दिया, जिससे जन समान में एक भय व्याप्त हो गया। इस तरह अपने सुधार का और विजय अभियानों के माध्यम से देखते हैं कि उसने एक सुदृढ़ दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत का विकास इस रूप में कर दिया कि उसके जो आगे आने वाले उत्तराधिकारी हैं, जो अलग वंश थे, खिलजी वंश, उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने एक मजबूत आधार पाके इस पे अपने सल्तनत का विस्तार करता है और मंगोलों के विरुद्ध आक्रामक नीति का पालन कर पाया, क्योंकि जो अपना सुल्तान बलबन था वह सुरक्षात्मक नीति का अनुपालन किया था। इस तरह यह बलबन का जो प्रकरण है वो पूरा होता है, और इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसे आप हल करेंगे, और जो भी गलती हो उसे आप कमेंट सेशन में जाके कहेंगे, तो मैं अपनी गलती को सुधारते हुए आपको जो उचित सूचना है उसे प्रदान करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।